साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम मित्र पे। तो अपने 20,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन 170 तक अपने पिछले वीडियो में कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 171। मंजीरा लोक नृत्य में क्या बजाया जाता है, यानी कौन से वाद्य यंत्रों का उपयोग उसके अंदर किया जाता है मंजीरा लोक नृत्य में, ये पूछा है। ऑप्शन देख लेते हैं। डफ, मंजीरा, नकाड़े, उपरोक्त सभी। तो मंजीरा लोक नृत्य के अंदर ये सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। और ये जो मंजीरा लोक नृत्य है ये मंजीरा नाम से ही लिया गया लोक नृत्य है, जो वाद्य यंत्र है उससे। और ये मेवात के क्षेत्र के अंदर ज़्यादा लोक नृत्य किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़े और तथ्य देख लेते हैं। तो मंजीरा लोक नृत्य में मंजीरा, डफ, नकाड़े जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। यह नृत्य विशेषकर मेवात क्षेत्र में प्रचलित है। इसका नाम मंजीरा वाद्य से ही लिया गया है। और यह एक समूह नृत्य है, ग्रुप डांस है, जिसके अंदर पुरुष भाग लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य बांगर क्षेत्र में किया जाता है? तो सबसे पहले तो पता हो कि बांगर क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं हरियाणा के, तो वो देख लेते हैं। ये भिवानी का क्षेत्र हो गया, भिवानी हो गया, हिसार, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, और कुछ हिस्सा फतेहाबाद का हो गया। ये सारे बांगर क्षेत्र के अंदर आते हैं। तो इनमें कौन सा नृत्य किया जाता है ये पूछा है। तो इन जो क्षेत्रों के अंदर क्या है, कौन सा नृत्य है, ऑप्शन देख लेते हैं। लूर, मंजीरा, फाग या डमरू। तो कौन सा नृत्य किया जाता है? लूर। लूर नृत्य इन बांगर क्षेत्रों के अंदर किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़े और तथ्य देख लेते हैं अपने कि लूर नृत्य हरियाणा के बांगर क्षेत्र मुख्यतः उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है उसमें किया जाता है। यह नृत्य खास तौर पर महिलाओं द्वारा होली और सावन के अवसर पर किया जाता है। महिलाओं द्वारा किया जाता है होली और सावन के अवसर पर। इसमें महिलाएं गोल घेरे में नाचती है और लोकगीत गाती है। यह नृत्य सौंदर्य और श्रृंगार रस को दर्शाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हरियाणा में कौन सा लोक नृत्य मुख्य रूप से शादी के अवसरों पर किया जाता है? शादी के अवसरों पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? छठी, लूर, धमाल और लास्ट ऑप्शन है घोड़ा। तो इनमें सही उत्तर होगा घोड़ा। जो घोड़ा लोक नृत्य है वो हरियाणा के अंदर विवाह शादी के प्रोग्राम के अंदर किया जाता है। तो इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं कि यह नृत्य शादी और बारात के अवसरों पर किया जाता है। यह नृत्य मुखौटे और लकड़ी के घोड़े की सहायता से किया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि किसकी सहायता से ये लोक नृत्य किया जाता है। तो नृत्य मुखौटे या लकड़ी के घोड़े की सहायता से किया जाता है। यह एक हास्यपूर्ण और रंगीन प्रदर्शन होता है। इसे पुरुष कलाकार मुख्य रूप से प्रस्तुत करते हैं। पुरुष कलाकार यानी पुरुष जो समूह है वो इसे करता है ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? देखो कुरुक्षेत्र जिले से रिलेटेड हर वीडियो के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं आपको फैक्ट्स के अंदर ये सारी चीज़ें बताता भी हूँ। तो यही क्वेश्चन दोबारा अब आया है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ज्योतिषर सरोवर तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है? तो सर्वेश्वर महादेव मंदिर के कारण, स्थानेश्वर महादेव मंदिर के कारण, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था इसलिए, या इनमें से कोई नहीं। तो जो ज्योतिषर सरोवर तीर्थ है ये श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसके लिए ये प्रसिद्ध है। तो कब दिया था ये उपदेश? रविवार के दिन। जब महाभारत का युद्ध है उसकी शुरुआत में ये दिया था रविवार के दिन और दोपहर के अंदर 45 मिनट। ठीक है, तो इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं। ज्योतिषर वह स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध से पहले गीता का उपदेश दिया था और यह कुरुक्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहाँ एक गीता वृक्ष भी है जिसे पवित्र माना जाता है। ये जो गीता वृक्ष है ये पीपल का है, पीपल का, जो हरियाणा का राजकीय वृक्ष भी है। तो पीपल जिसे गीता वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है।
तो गीता जयंती महोत्सव यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है, क्या स्थित है इनमें से? प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर, ज्योतिषर सरोवर तीर्थ, दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में हैं या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो दोनों स्थान हैं ये दोनों ही कुरुक्षेत्र के अंदर है। तो ऑप्शन जो 3 है वो सही हो जाएगा कि दोनों स्थान कुरुक्षेत्र में स्थित हैं। ये जो दोनों स्थल है ये हिंदू धर्म में पवित्र माने जाते हैं। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, विशेषकर गीता जयंती समारोह जब आयोजन किया जाता है उसका, तब यहाँ तीर्थ यात्रा होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देखते हैं हर्षवर्धन, बाबा श्रवणनाथ, पुष्यभूति या इनमें से कोई नहीं। तो किसने करवाया था? बाबा श्रवणनाथ ने जो कुरुक्षेत्र का प्रसिद्ध मंदिर है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, उसका निर्माण करवाया था। तो यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ कहा जाता है कि भगवान शिव स्वयं यहाँ प्रकट हुए थे। तो तीर्थराज कुरुक्षेत्र के धार्मिक स्थलों में इसका विशेष स्थान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो राजा हर्षवर्धन, राजा नूरकर्ण, पुष्यभूति राजा या इनमें से कोई नहीं। तो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है उसका निर्माण पुष्यभूति राजा ने करवाया था। तो इसके बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं थोड़े कि यह मंदिर 7वीं शताब्दी में पुष्यभूति वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। 7वीं शताब्दी में कब बना पूछे तो 7वीं शताब्दी में। यह मंदिर युद्ध से पहले शिव पूजन के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि पांडवों ने भी यहाँ पर पूजा की थी और हर्षवर्धन भी इसी वंश से संबंधित थे। जो पुष्यभूति वंश है इसी से संबंधित थे हर्षवर्धन भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुड़गांव में माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण कब करवाया गया था? कल पूछा था कि माता शीतला देवी मंदिर कहाँ स्थित है, तो वो गुड़गांव यानी वर्तमान गुरुग्राम के अंदर स्थित है। तो अब पूछा है कि उसका निर्माण कब करवाया गया था। तो ये मैंने कल फैक्ट्स के अंदर बताए भी थे कि 1654 ईस्वी, 1652 ईस्वी, 1650 या 1656। तो इसका सही उत्तर होगा 1650 ईस्वी के अंदर माता शीतला देवी मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो माता शीतला देवी मंदिर गुरुग्राम के अंदर है और 1650 में इसका निर्माण करवाया। इसे चेचक निवारण देवी के नाम से भी जाना जाता है। शीतला माता को चेचक निवारण देवी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस स्थान पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है? कि यहाँ अगर कोई मनोकामना मांगे और हमारी पूरी हो जाए तो वहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है। ऐसी कौन सी जगह है वो पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर, पीर नोकजा की पीर की मजार, ज्योतिषर तीर्थ या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वो होगा पीर नोकजा की मजार, कि वहाँ कोई भी मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। और यह हरियाणा के करनाल जिले में स्थित है। पूछा जा सकता है कि ये कहाँ स्थित है, तो हरियाणा के करनाल जिले में। मान्यता है यहाँ मन्नत पूरी होने पर लोग घड़ी चढ़ाते हैं और यह मजार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक मानी जाती है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भगत कवि सूरदास का जन्म सिही गांव में हुआ था। ये बताया था कल कि पूछा था आपसे कि भगत कवि सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिही गांव में। और आज पूछा है कि यह गांव किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन देखते हैं अम्बाला, गुड़गांव, पानीपत या फरीदाबाद। तो ये कहाँ स्थित है? फरीदाबाद के अंदर। जो सिही गांव है वो फरीदाबाद के अंदर है। तो इसके बारे में थोड़े और फैक्ट्स देख लेते हैं कि सूरदास का जन्म हरियाणा के फरीदाबाद जिले के सिही गांव में हुआ था और वे श्री कृष्ण भक्ति पर आधारित पदों के लिए प्रसिद्ध हैं। सूरदास अष्टछाप कवियों में से एक थे। अष्टछाप यानी 8 कवि हैं जो श्री कृष्ण भक्ति पर आधारित पद लिखा गाया करते थे। और सूरदास जो थे वो नेत्रहीन थे। ये इन 8 में से एकमात्र ऐसे कवि थे जो नेत्रहीन थे। तो वो अष्टछाप कवियों में से एक थे और उनकी रचनाएं सूर सागर में संकलित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जागीरदार शाहकुल खान ने जल महल नामक ऐतिहासिक स्मारक का निर्माण कहाँ करवाया था? जागीरदार शाहकुल खान ने जल महल नामक। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि नारनौल, रेवाड़ी,
फरीदाबाद या करनाल? तो कहाँ करवाया था? नारनौल के अंदर। नारनौल में जल महल का निर्माण करवाया था किसने? शाकुल खान ने। तो जल महल का निर्माण शाकुल खान ने अकबर के शासनकाल में करवाया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में यह काम हुआ? तो अकबर के। किसने करवाया? शाकुल खान ने। यह नारनौल के प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। जल महल का वास्तुशिल्प मुगल कालीन शैली को दर्शाता है। तो बिल्कुल दर्शाएगा मुगल कालीन को। अकबर के शासनकाल के अंदर ये बना है। यह एक दर्शनीय स्थल और पर्यटन केंद्र है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा पर कुतुबुद्दीन ऐबक का आधिपत्य कब हुआ था? तो उनका राज कब आया था? हरियाणा पर कब हुआ था ये पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 1192, 1206, 1210 या 1221 में। तो कब आया था? 1206 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन का ऐबक का जो आधिपत्य है वो हरियाणा पर हो गया था। और यह एक मुस्लिम शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो एक मुस्लिम शासक था। और माना जाता है, माना नहीं बल्कि है ही, कि ये दिल्ली सल्तनत का संस्थापक भी था। दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और ये गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। गुलाम वंश का पहला सुल्तान, गुलाम वंश याद रखना है। शासनकाल इसका 4 साल तक रहा, 1206 से लेकर के और 1210 तक। 1206 से 1210 तक। और इनको लखन बख्श की उपाधि दी जाती है। लखन बख्श क्यों दी जाती है? क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को दान दिया था। हजारों लोगों को दान देने वाला। लक्ष्य बख्श का अर्थ क्या होता है? लखन बख्श का, कि हजारों को दान देने वाला, इसलिए इनको लखन बख्श की उपाधि दी गई है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ना कि लखन बख्श की उपाधि किसे दी गई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई। और भारत में तब इनकी राजधानी लाहौर थी। राजधानी पूछे तब की तो कौन सी थी? लाहौर। और इन्होंने कुतुब मीनार जो है उसकी नींव भी इन्होंने डाली थी, कुतुब मीनार की। बाद में इसका पूरा काम जो है वो इल्तुतमिश ने करवाया था। तो एक इसने मस्जिद और बनाई थी, कुव्वत उल इस्लाम। ये भी पूछा जा सकता है, कुव्वत उल इस्लाम। इस नाम से इन्होंने एक मस्जिद भी दिल्ली के अंदर बनवाई थी। और इनकी मृत्यु 1206 के अंदर होती है। 1206 में। कहाँ? लाहौर में। कैसे होती है? तो पोला खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इनको ये खेल खेलने का बड़ा शौक था पोला, तो घोड़े से गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो चलिए इसके फैक्ट्स और देख लेते हैं कि 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की, क्योंकि ये गुलाम वंश के पहले सुल्तान थे, तो इसलिए इन्हीं की स्थापना की हुई है। उसी समय दिल्ली सहित हरियाणा क्षेत्र उनके अधीन में आया और वे मोहम्मद गौरी के एक विश्वसनीय सेनापति थे। कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। देखो, वे मोहम्मद गौरी के एक विश्वसनीय सेनापति थे, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने इन्हें खरीदा था। और उसके बाद में इनकी योग्यता को देखते हुए इन्हें सेनापति बना दिया और बाद में ये दिल्ली के सुल्तान बन गए थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? हांसी, हिसार, कैथल या पानीपत? तो रजिया सुल्तान की मृत्यु कैथल के अंदर एक विद्रोह के अंदर हो जाती है, कैथल में। तो चलिए इसके फैक्ट्स देख लेते हैं कि रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 में विद्रोह के बाद कैथल में हुई। वह भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की पहली महिला मुस्लिम जो शासक थी वो कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। और कैथल में उनकी कब्र आज भी मौजूद है। वो इल्तुतमिश की बेटी थी और उनका शासनकाल 4 साल तक रहा, 1236 से 1240 तक। और कुतुबुद्दीन ऐबक का रहा था 1206 से 1210। इनका भी 4 साल रहा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हरियाणा में बलबन का शासनकाल कब तक रहा? तो 1250 से 1270 ईस्वी, 1246 से 1280 ईस्वी, 1266 से 1287 या 1276 से 1290? तो बलबन का जो शासनकाल है वो 1266 से और 1287 तक, यानी 21 वर्ष तक रहा। काफ़ी लंबा इनका शासनकाल रहा था। तो इसके बारे में और फैक्ट्स देख लेते हैं थोड़े। तो बलबन गुलाम वंश का एक शक्तिशाली
शासक था। पहला शासक गुलाम वंश का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो उसने हरियाणा क्षेत्र को मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित किया और वह न्याय का लौह पुरुष कहलाया। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा सुल्तान था ऐसा जो न्याय का लौह पुरुष कहलाया? तो बलबन। दरबारी अनुशासन और कड़ी शासन व्यवस्था उन्होंने लागू की, तो इनकी नीति व्यवस्था थी वो जोरदार थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खलजी वंश का आगमन कब हुआ? बड़े इसके अंदर महान सुल्तान हुए हैं खलजी वंश के अंदर, तो उनका आगमन कब हुआ था ये पूछा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 1280 ईस्वी, 1290, 1300 या फिर 1310। तो इनका हुआ था 1290 के अंदर खलजी वंश का आगमन जलालुद्दीन के थ्रू होता है। तो गुलाम वंश के बाद में आता है ये 1290 में खलजी वंश। तो जलालुद्दीन फिरोजी खलजी जो है, जलालुद्दीन फिरोज खलजी सॉरी, इसका जो है पहला शासक था। तो खलजी वंश की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? जलालुद्दीन फिरोज खलजी को। हरियाणा पर इनका शासन भी प्रभावी रहा। इसी वंश से अलाउद्दीन खलजी जिसने कई सुधार किए, इसी वंश से निकला है अलाउद्दीन खलजी। तो इसके बारे में तो और विस्तार से आगे जानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? इनका शासनकाल बहुत महत्वपूर्ण रहा और मैं कोशिश करूंगा कि अलाउद्दीन खिलजी पर मैं एक स्पेशल अलग से वीडियो बनाऊं जिसमें उनके बारे में सारी चीज़ें, उनकी जो शासन व्यवस्था थी, कब से कब तक रहे, कौन कौन से इन्होंने युद्ध लड़े, सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1290 से 1300, 1296 से 1316, 1300 से 1320, 1280 से 1300। तो इनका शासनकाल रहा 1296 से 1316 ईस्वी तक, यानी 20 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। तो इसके बारे में थोड़े फैक्ट्स और देख लेते हैं कि ये खलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि खलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खलजी। उसके शासनकाल में हरियाणा मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित रहा। तो जलालुद्दीन फिरोज खलजी था, उनके जो समय था उसमें भी हरियाणा जो है वो मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित रहा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण और मूल्य स्थिरीकरण की नीति अपनाई और इस नीति की वास्तव में अगर देखें तो आज भी ज़रूरत है। क्या थी ये नीति? कि इसके अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी है वो महंगाई को नियंत्रित करता है, यानी जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है ना, आवश्यक जो चीज़ें हैं उनकी वो MSP निर्धारित करता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थित मूल्य जो है वो डिसाइड करता है कि इससे ज़्यादा इस चीज़ के आप पैसे नहीं लोगे। जमाखोरी पे पाबंदी लगाता है कि आप कोई चीज़ ज़्यादा मतलब रख नहीं सकते, कि स्टॉक करके रख लिया, सारी जगह ख़त्म होगी तो आप उसे महंगी जो है उस रेट पे, मूल्य पे बेचो। तो किसानों एवं उपभोक्ताओं दोनों के हितों की इन्होंने रक्षा की। तो जो इनकी ये नीति थी बड़ी कारगर साबित हुई थी। तो अलाउद्दीन ने दक्कन तक विजय प्राप्त की थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो तैमूर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 1395, 1398, 1400 या 1405। तो कब किया? 1398 ईस्वी के अंदर तैमूर भारत पर आक्रमण करता है। तो इसके बारे में तथ्य और देख लेते हैं कि दिल्ली सहित हरियाणा को उन्होंने 1398 में आक्रमण करके लूटा और वह मध्य एशिया से आया था। उसने पानीपत और हरियाणा के कई हिस्से हैं वो नष्ट कर दिए थे, यानी लूट के ले गया था वो। तैमूर के आक्रमण से दिल्ली सल्तनत कमजोर हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1520 ईस्वी, 1526, 1530 या 1540। तो पानीपत के अंदर कितने युद्ध हुए हैं कुल? 3। उसमें पहला कब हुआ? तो वो हुआ था 1526 ईस्वी में। किन किन के बीच में हुआ? तो वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ और बाबर ने पहली बार इस युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था और यह युद्ध पानीपत हरियाणा में लड़ा गया, जो कि पानीपत का पहला युद्ध था। इसी के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। यहीं से 1526 से मुगल साम्राज्य जो है वो भारत में अपनी पकड़ बनाता है, नींव मजबूत करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानीपत का पहला युद्ध किन के बीच हुआ? ऑप्शन देखते हैं, अभी पढ़ के आए हैं ऊपर, लेकिन इसमें कुछ नए तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। आप ये मत सोचना कि ये चीज़ पहले आ चुकी है, इसमें कुछ नए तथ्य जुड़ कर आएंगे आपके सामने। तो बाबर व हुमायूं के बीच में हुआ, तो इनके बीच में तो नहीं, क्योंकि ये दोनों तो पिता पुत्र थे। इब्राहिम लोदी व बाबर,
अकबर व राणा सांगा। तो किन के बीच में हुआ? बाबर व हुमायूं, इब्राहिम लोदी व बाबर, अकबर व राणा सांगा, अकबर व हेमू। तो ये युद्ध जो है वो इब्राहिम लोदी व बाबर के बीच में होता है, पानीपत का जो पहला युद्ध है वो। तो चलिए इसके बारे में तथ्य देख लेते हैं थोड़े, कि यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। तो तारीख भी दी हुई है, कब हुआ? 21 अप्रैल 1526 को। और बाबर ने 12,000 सैनिकों से लोदी की 1 लाख की सेना हरा दी थी। तो बाबर के पास कुल कितने सैनिक थे? 12,000, और लोदी के पास 1 लाख। फिर भी बाबर जीत गया था, क्योंकि इसने उसके अपने उस युद्ध के अंदर तोपों का इस्तेमाल किया था। तो इब्राहिम लोदी की जो मृत्यु है वो भी इसी युद्ध के अंदर होती है। इस युद्ध से दिल्ली पर बाबर का कब्जा हो गया और मुगल वंश स्थापित हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पानीपत के पहले युद्ध में किसकी विजय हुई? अभी पढ़ा है, बाबर, इब्राहिम लोदी, अकबर या हेमू। तो किसकी हुई? बाबर की हुई थी। तो इसके बारे में थोड़े और तथ्य देख लेते हैं, कि यहीं से मुगल काल की शुरुआत होती है। तोपखाने और युद्ध नीति में श्रेष्ठता ने उन्हें विजय दिलाई, और युद्ध का स्थान हरियाणा का ऐतिहासिक पानीपत रहा। विजय के बाद बाबर ने आगरा को राजधानी बनाया। देखो, जीत के बाद बाबर ने राजधानी किसे बनाया? तो आगरा को बनाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बाबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? ऑप्शन देखते हैं, 1520 से 26, 1526 से 30, 1525 से 35 या 1526 से 40। तो जो बाबर का शासनकाल है वो 1526 से लेकर के 1530 तक रहा, 4 वर्ष तक रहा। तो बाबर ने कुल 4 साल शासन किया, और उसने 4 युद्ध लड़े। कौन कौन से? पानीपत का, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध लड़ा। और उन्होंने आत्मकथा लिखी, अपनी पूरी कहानी लिखी जीवन की, उसका नाम था तुजुक ए बाबरी। ये भी पूछा जा सकता है कि बाबर की आत्मकथा का नाम बताओ, तो तुजुक ए बाबरी लिखा था उन्होंने। उसकी मृत्यु 1530 में आगरा के अंदर हुई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया? मोहन सिंह मंडार ने बाबर के विरुद्ध विद्रोह कब किया? 1526 ईस्वी, 1527, 1528 या 1530। तो बाबर का जो शासनकाल है वो आपने देखा कि 1526 से 1530 तक रहा। तो जो अंतिम वर्ष था उनके शासनकाल का, उसके अंदर मोहन सिंह मंडार उनके विरुद्ध विद्रोह करता है। तो चलिए इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं। 1530 के अंदर उन्होंने किया था, और मोहन सिंह मंडार जो है वो हरियाणा के एक विद्रोही नेता थे। उन्होंने बाबर की नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, और यह विद्रोह बाबर के अंतिम वर्ष में हुआ। और इस विद्रोह को बाबर के उत्तराधिकारी यानी उनके पुत्र जो थे हुमायूं, उन्होंने दबाया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीना? शेर शाह सूरी ने हुमायूं से राज्य कब छीना? तो हुमायूं राजा बने कब थे? तो 1526 से लेकर के और 30 तक तो बाबर थे। तो बाबर के जाने के बाद में 1530 से हुमायूं राजगद्दी पर बैठते हैं। तो शेरशाह सूरी ने उनसे राज्य कब छीना? तो ऑप्शन देखते हैं, 1535, 1539, 1540 या 1545। तो ये छीना था 1540 ईस्वी में। तो चलिए इसके बारे में और तथ्य जानते हैं, कि शेरशाह ने कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर उनसे राज्य छीना था। तो पूछा जा सकता है कि उनका युद्ध कहाँ हुआ, कौन सा युद्ध बोला जाता है उसे? तो कन्नौज युद्ध बोला जाता है, ठीक है ना। तो 1540 में ये युद्ध हुआ था, जिसके बाद में शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठते हैं। उसके बाद दिल्ली और हरियाणा पर उसका शासन हो गया। वह एक कुशल शासक और प्रशासक था, और उसने जीटी रोड का निर्माण करवाया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता भी है एग्जाम के अंदर, कि जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी ने करवाया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई? तो 1540 में तो वो राजा बने थे, सुल्तान बने थे वहाँ के। तो उनकी मृत्यु कब हुई? तो 1540, 42, 45 या 50। तो 1545 के अंदर, यानी 5 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसके बारे में तथ्य देख लेते हैं थोड़े, कि शेरशाह की मृत्यु कलिंजर जो किले की घेराबंदी यानी कलिंजर घेरे की जब वो चढ़ाई कर रहे थे, तब एक बारूद है उसमें विस्फोट हो जाता है, और वहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। वह महान प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है। सिक्कों की एकरूपता, डाक व्यवस्था और सड़कों का निर्माण उसी की देन है। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण 3 क्वेश्चन इसके अंदर से निकलते हैं, कि सिक्कों की एकरूपता किसने लागू की? तो शेरशाह सूरी ने। डाक व्यवस्था किसके शासनकाल की बेहतरीन मानी जाती है? तो शेरशाह सूरी। और सड़कों का निर्माण जो शुरुआत की थी जिसने, तो वो भी थे शेरशाह सूरी।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा के किस जिले में बीता, जिला पूछा है आपसे। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि हिसार, नारनौल, महेंद्रगढ़ या रेवाड़ी। तो कहाँ बीता था, महेंद्रगढ़ के अंदर। शेरशाह सूरी का जो बचपन है वो महेंद्रगढ़ के अंदर बीता था। तो और फैक्ट देख लेते हैं थोड़े कि इनका जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, बिहार के अंदर, लेकिन जो बचपन है वो महेंद्रगढ़ क्षेत्र में बीता। तो क्यों बीता, क्योंकि यहाँ उनके रिश्तेदार रहते थे। किसके, शेरशाह सूरी के। यहाँ उन्होंने प्रशासनिक दृष्टिकोण विकसित किया, कुशल प्रशासक की उनकी छवि रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शेरशाह के जो दादा थे इब्राहिम सूर, उनका मकबरा कहाँ स्थित है। तो रेवाड़ी, नारनौल, गुरुग्राम या झज्जर। तो शेरशाह के जो दादा हैं इब्राहिम सूर, उनका मकबरा नारनौल के अंदर स्थित है। तो यह मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। नारनौल शेरशाह सूरी से जुड़ा ऐतिहासिक नगर है। देखो महेंद्रगढ़ के अंदर उनका बचपन बीता, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर और नारनौल के अंदर। तो यहीं उनके परिवार का प्रभाव था, उनके रिश्तेदार यहाँ रहते थे। खुद कहाँ से थे, जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार के अंदर। शेरशाह सूरी का जन्म बिहार के अंदर। और इनका नाम, असली नाम या पहले का नाम पूछे तो फरीद खान था। क्या नाम था, फरीद खान। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ। पहला कब हुआ, 1526 में। तो दूसरा कब हुआ, 1552, 1554, 1556 या 1562। तो ये होता 1556 के अंदर। दूसरा युद्ध 1556 के अंदर हुआ था। यह युद्ध अकबर व हेमू के बीच में हुआ और यह पानीपत का सबसे निर्णायक युद्ध माना जाता है। अकबर की सेना का नेतृत्व बैरम खान ने किया। अकबर की उम्र कम थी, छोटे थे वो, तो उनकी सेना का जो नेतृत्व वो उनके सेनापति बैरम खान ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानीपत का दूसरा युद्ध किन के बीच हुआ। तो बाबर व इब्राहिम लोदी, अकबर व राणा सांगा, अकबर व हेमू, हुमायूं व शेरशाह। तो देखो जो राजा या सुल्तान होता है उसी का नाम आता है ना, बैरम खान का नाम तो आएगा नहीं, क्योंकि वो क्या थे, सेनापति थे, उनकी तरफ से युद्ध लड़ा था। हालांकि पूरी रणनीति जो थी या पूरा युद्ध लड़ने वाले थे वो बैरम खान थे। तो किन के बीच हुआ, अकबर व हेमू के बीच के अंदर हुआ था। तो युद्ध में हेमू को तीर लगने के बाद बंदी बना लिया जाता है और पानीपत में एक बार फिर हरियाणा जो है वो निर्णायक बनता है। युद्ध के बाद दिल्ली पर मुगलों का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानीपत के दूसरे युद्ध में जीत किसकी हुई थी। तो हेमू, अकबर, बाबर या हुमायूं। तो किसकी हुई थी, अकबर की जीत हुई थी। इसके बारे में और तथ्य देख लेते हैं कि अकबर की सेना संगठित व रणनीतिक रूप से मजबूत थी और हेमू की हार से मुगल साम्राज्य दोबारा यहाँ स्थापित हो जाता है। यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को हुआ था। तारीख याद रखनी है, अगर तारीख पूछ ले तो 5 नवंबर 1556 को युद्ध हुआ था। और हेमू का मैंने एक दिन पहले बताया भी था कि वो कहाँ से थे, रेवाड़ी से, और वो एक नमक व्यापारी और किराना व्यवसायी थे। और उनकी जो योग्यता थी उसके कारण वो यहाँ के खुद को विक्रमादित्य की उपाधि देते हैं खुद को, और यहाँ का सुल्तान घोषित कर देते हैं, राजा घोषित कर देते हैं हेमू। तो हेमू विक्रमादित्य के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि अकबर की मृत्यु कब हुई थी। अकबर की मृत्यु कब हुई थी, 1600, 1601, 1605 ईस्वी या 1606 ईस्वी। तो उनकी मृत्यु हुई थी 1605 ईस्वी के अंदर। इसके बारे में तथ्य देख लेते हैं कि इनकी मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सिकरी में हुई। उसने धार्मिक सहिष्णुता, दीन ए इलाही और प्रशासनिक सुधार लागू किए। देखो ये क्वेश्चन है, दीन ए इलाही किसने लागू की, तो अकबर। उसका शासनकाल भारत का इतिहास में स्वर्ण युग माना जाता है। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत के इतिहास का स्वर्ण युग कौन से शासक के शासनकाल को माना जाता है, तो अकबर के शासनकाल को। तो चलिए अपने ये 200 क्वेश्चन जो हैं, आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। और आगे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। तो क्वेश्चन है कि गगन बेदी बांध हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यहाँ बता सकते हो, इसका दूसरा नाम भी आप बताओगे कि गगन बेदी बांध को और क्या कहते हैं, और यह हरियाणा के किस जिले में स्थित है। फतेहाबाद, सिरसा, हिसार या भिवानी, कहाँ स्थित है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।